नमस्कार, DTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दो दिन पूर्व हुए हत्या के मामले का खुलासा। अंकित मेश्राम की हत्या के मामले का किया पुलिस ने खुलासा। प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी अंकित मेश्राम की हत्या। हत्या के मामले में अंकित की पत्नी सहित 2 आरोपी धराए। 17 मई प्रातः शंकर घाट के समीप स्थित एक नाले में मिला था मृतक अंकित का शव। 35 वर्षीय व्यक्ति ने क्वारंटाइन सेंटर में मचाया उत्पात। आयुष विंग के क्वारंटाइन सेंटर में की तोड़फोड़। अपनी गर्भवती पत्नी के साथ क्वारंटाइन में था रम्मू। 2 दिनों से क्वारंटाइन सेंटर से भागने की फिराक में था रम्मू। कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षा कर्मियों ने पकड़कर किया कमरे में बंद। हवा तूफान में पुलिस की तीसरी आंख हुई खराब। अब इलाज करेगा पुलिस विभाग। 50 लोकेशन में लगे हैं 309 सीसीटीवी कैमरे। 11 कैमरों में आई खराबी पर होगा सुधार। पुलिस ने किया है पत्राचार। और अब समाचार विस्तार से। 2 दिनों पूर्व नगर के शंकर घाट के समीप स्थित एक नाले में मिले गौरीशंकर नगर निवासी अंकित मेश्राम के शव के मामले में पुलिस ने हत्या कर लाश फेंकने के मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां अंकित की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंकित की हत्या कर उसके शव को नाले में फेंक दिया था। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया ने बताया कि 17 मई को कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि बजरंग घाट रेंजर कॉलेज के पीछे जंगल के एक नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। सूचना पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम कार्यवाही की तथा शव की शिनाख्त गौरीशंकर नगर निवासी अंकित मेश्राम के रूप में की गई थी। युवक की हत्या कर शव नाले में फेंकने की संभावना पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला कायम कर पतासाजी की गई, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर बूढ़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसने अपना नाम गुड्डू उर्फ भीमेश साठे बताया, जिससे पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपने साथी साजिद हुसैन उर्फ बिहारी व प्रेमिका बबीता मेश्राम के साथ 16 मई को षड्यंत्र रचकर बजरंग घाट के जंगल में गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। बताया गया कि मृतिका की पत्नी बबीता व भीमेश साठे के बीच आपस में विगत 3 से 4 सालों से प्रेम संबंध था, जिसकी जानकारी बबीता के पति अंकित को लगने पर वह उसे मारपीट कर परेशान करता था, जिसके बाद योजनाबद्ध तरीके से तीनों ने मिलकर अंकित की हत्या कर दी। इसमें मामला ये है कि 17 तारीख को हमको सूचना मिली थी बजरंग घाट में एक बॉडी पड़ी है। हमने उसकी तस्दीक की और उसके बाद ये खुलासा हुआ कि इसमें भीमेश साठे और एक महिला है बबीता मेश्राम, इन लोगों ने मिलकर षड्यंत्र किया और इसमें इसका साथ दिया साजिद हुसैन के साथी ने। इसमें 3 आरोपी हैं। एएसपी प्रतिपाल सिंह ने बताया कि आरोपियों ने नकली सीन ऑफ क्राइम बनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी, जिसके तहत उन्होंने घटनास्थल पर चूड़ियां सहित कई आपत्तिजनक चीजें फेंक दी थी। मामले में साइबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लगातार साइबर सेल के द्वारा मोबाइल नंबर के आधार पर मामले की छानबीन की गई, जिसके बाद मृतक अंकित की पत्नी के मामले में शामिल होने की भूमिका समझ में आई। पुलिस की माने तो मृतक अंकित शराब पीने का आदी था, जिसके बाद आरोपियों ने उसे घटनास्थल पर शराब पीने के बहाने फोन कर बुलाया, जिसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी हैं। किस कारण से हत्या हुई? इसमें जो मृतक है उसकी पत्नी है ये बबीता मेश्राम, उसके साथ इसके अवैध संबंध थे। इसी अवैध संबंधों को चलते ये घटना हुई है। कब से थे अवैध संबंध? इसके लगभग 3-4 साल से अवैध संबंध थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जिन्हें न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। लॉकडाउन के दौरान जिले के आयुष विंग के भवन में क्वारंटाइन किए गए एक युवक के द्वारा क्वारंटाइन सेंटर में जमकर तोड़फोड़ करने का मामला प्रकाश में आया है। जिला चिकित्सालय के सामने स्थित आयुष विंग भवन में हुए इस वाकये के बाद जिला चिकित्सालय के सुरक्षा कर्मियों ने उक्त युवक को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। जानकारी के अनुसार हट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुंडा मोहगांव निवासी रम्मू घोरमारे अपनी पत्नी के साथ हैदराबाद से आया है। चूंकि उसकी पत्नी धनवंता को 6 माह का गर्भ है, इसलिए प्रशासन ने उसे एहतियात के तौर पर आयुष विंग में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा था, जिनका सैंपल लेकर जबलपुर भेजा गया था, जिनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है।
जानकारी के अनुसार रम्मू घोरमारे को 4 दिन पूर्व आयुष विंग के भवन में क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन विगत 2 दिनों से रम्मू क्वारंटाइन सेंटर से भागने की फिराक में था, जिसके बाद क्वारंटाइन से गुस्साए रम्मू ने आखिरकार मंगलवार की शाम अपनी भड़ास निकालते हुए क्वारंटाइन सेंटर से दरवाजों और खिड़कियों को निशाना बनाते हुए जमकर तोड़फोड़ की और दरवाजे और खिड़की में लगे कांच सहित अन्य सामानों को भी तोड़ दिया। हालांकि घटना के दौरान वह खुद भी चोटिल हो गया, जिसके बाद जिला चिकित्सालय में ही मरहम पट्टी कराई गई। वहीं घटना की जानकारी लगते ही मौके पर तैनात जिला चिकित्सालय के सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी ही मशक्कत के बाद रम्मू को काबू किया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। जानकारी के अनुसार रम्मू क्वारंटाइन सेंटर से बाहर निकलना चाहता था और अपने घर जाना चाहता था, लेकिन कोरोना संक्रमण और उसकी पत्नी के गर्भवती होने के चलते रम्मू को भी प्रशासन ने एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन सेंटर में रखा था। शहर की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें से कुछ स्थानों के कैमरों में खराबी आई है, जिसे पुलिस विभाग जल्द सुधार कार्य करवाने की बातें कह रहा है। लेकिन कैमरों को तुरंत दुरुस्त कराना आवश्यक है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में कैमरों के खराब होने से असुविधा का सामना न करना पड़े। पुलिस विभाग शहर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से शहर की दिनचर्या पर देखरेख करता है। कंट्रोल रूम से सीधे इन कैमरों के माध्यम से लाइव निगरानी बरती जाती है, जहां पुलिसकर्मी एवं अधिकारी समय समय पर शहर की व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने कैमरों की मदद लेते हैं। वर्तमान में जानकारी लगी है कि शहर के कुछ प्रमुख स्थानों के लगभग 11 कैमरों में खराबी आ गई है। इन कैमरों में खराबी आने की वजह से असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। देखा जाए तो लॉकडाउन की अवधि में शाम को शहर की सड़कों पर सन्नाटा होता है और विगत कई दिनों से कैमरों की खराबी होने पर भी इसे दुरुस्त न किया जाना गंभीर विषय है। ऐसे में चोर एवं असामाजिक तत्व अवसर का लाभ उठाकर चोरी और लूट जैसी वारदात को अंजाम देते हैं। कैमरों की खराबी चोरों के लिए तो फायदेमंद साबित होती ही है, वहीं पुलिस को भी ऐसे प्रकरणों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखा जाए तो शहर के हृदय स्थल हनुमान चौक में भी सीसीटीवी कैमरों में खराबी आने की बातें सामने आई हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अब तक यह कैमरे ठीक तरह से काम कर रहे थे, लेकिन बीते दिनों आई तेज आंधी और तूफान से इन कैमरों में खराबी आ गई है। जानकारी के अनुसार शहर में प्रमुख स्थानों का चयन कर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनमें 50 लोकेशन को सीसीटीवी की निगरानी से लैस किया गया है। वर्तमान परिस्थिति में 309 कैमरे काम कर रहे हैं, जबकि 11 कैमरों में तकनीकी समस्या होने की वजह से बंद अवस्था में है। तीसरी आंख कहे जाने वाले सीसीटीवी कैमरों में इस तरह की तकनीकी समस्या आने पर टेक्नीशियन से इसका इलाज कर उन्हें जल्द ही ठीक करने का दावा पुलिस विभाग कर रहा है, लेकिन यह कब तक ठीक हो पाएगा, स्पष्ट जवाब किसी के पास नहीं है। मामले में एएसपी प्रतिपाल सिंह महोबिया ने बताया कि कैमरों की खराबी को लेकर दूरसंचार विभाग से पत्राचार किया गया है, उनके द्वारा यह सुधार कार्य करवा लिया जाएगा। बाइट प्रशासन तौर पर लगाए गए थे, उसमें से काफ़ी कुछ ऐसे कैमरे जो लगभग एक माह से बंद थे। किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? इसमें क्या हुआ, बीच में आंधी आई थी तो उसकी वजह से कुछ कैमरे हमारे काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए दूरसंचार पुलिस मुख्यालय से पत्राचार किया गया है, जल्दी ही वो चालू हो जाएगा। कितने से रखना है? अपने यहाँ 50 लोकेशनों में लगभग 200 कैमरे लगे हुए हैं जो शहर में काम कर रहे हैं। इसमें से अभी ये 7-8 कैमरे में दिक्कत आई है, ये भी जल्दी ठीक हो जाएगा। कोरोना संक्रमण के दौरान ग्रीन जोन में शामिल बालाघाट जिले में अब धीरे धीरे जिला प्रशासन के द्वारा सशर्त छूट प्रदान की जाने लगी है, जिसका उदाहरण मंगलवार को देखने को मिला। विगत 2 महीनों से पान दुकान संचालकों और सैलून और पार्लर संचालकों के बंद पड़े व्यापार को पुनः सशर्त प्रारंभ करने के लिए जिला प्रशासन ने हामी भर दी है, जिसके बाद इन व्यापारियों में भी हर्ष दिखाई दे रहा है। ज्ञात हो कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद लागू किए गए लॉकडाउन के चलते जिले में पान दुकान सहित सैलून की दुकानें बंद थी, जिसके चलते इन छोटे व्यापारियों को काफ़ी आर्थिक संकटों से जूझना पड़ रहा था। हालांकि बालाघाट के ग्रीन जोन में शामिल होने के बाद भी जिला प्रशासन ने दोनों ही प्रतिष्ठानों को प्रारंभ नहीं करने का फैसला लिया था, जिसके चलते इन व्यापारियों में शासन के प्रति आक्रोश भी देखा जा रहा था। सैलून संचालकों ने तो प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर 5,000 महीने की आर्थिक मदद दिए जाने की मांग भी की थी, जिसके बाद लॉकडाउन 4 के दौरान किए गए नियमों में बदलाव के बाद और जिले की स्थिति को देखते हुए आखिरकार दोनों ही प्रतिष्ठानों को पुनः प्रारंभ करने के लिए प्रशासन ने सशर्त छूट प्रदान की है, जिसके बाद व्यापारियों में हर्ष भी देखा जा रहा है। जिले में सभी सैलून पार्लर प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जा सकते हैं, लेकिन सैलून संचालक किसी भी परिस्थिति में टॉवेल का उपयोग एक से अधिक व्यक्ति के लिए नहीं करेगा।
सैलून संचालक को डिस्पोजल या टिश्यू पेपर का उपयोग करना होगा। पान की दुकानों को भी प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोला जा सकता है, लेकिन उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जबकि सार्वजनिक स्थल पर एवं कार्यस्थल पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि के सेवन की अनुमति नहीं है। जिला प्रशासन के द्वारा तैयार की गई इस गाइडलाइन का पालन करने के लिए पान दुकान संचालक भी तैयार हैं। मामले में पान विक्रेता संघ के अध्यक्ष कल्लू निर्मल सोनी और अवधेश तारण ने बताया कि लॉकडाउन के चलते विगत 2 माह से उनके व्यवसाय बंद हैं, जिसके चलते उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आज सभी पान विक्रेता कलेक्टर दीपक आर्य से मिलने पहुंचे थे, जहां सभी ने पान दुकानों को पुनः प्रारंभ किए जाने का निवेदन किया था, जिसे स्वीकार भी किया गया है। व्यवसायियों ने कहा कि प्रशासन के द्वारा तय किए गए नियमों के तहत ही हम सभी अपने प्रतिष्ठानों का संचालन करेंगे। 2 महीने से हमारा लॉकडाउन के कारण दुकानें बंद थी, बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसको लेके हम अपनी बातों को लेके कलेक्टर साहब के पास गए। कलेक्टर साहब को कन्विंस कराया और कलेक्टर साहब से हमने पूरे जो शासन के जो नियम है उसका पालन करेंगे और अपनी रोज़गार चालू करेंगे। तो कलेक्टर साहब ने आज हमको आदेश दे दिया है, जैसे सारा देश जिस नियम में चल रहा है उस नियम में हमको भी चलना है। अपनी दुकानों में सैनिटाइज़र और मास्क का प्रयोग अपने ग्राहकों से निवेदन करेंगे कि मास्क लगाइए और हम भी मास्क लगाए रखेंगे और बाकायदा पीक दान वगैरह सब रहेगा हमारे पास। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मना करेंगे थूके ना रोड पे और ना कहीं करें। शासन द्वारा उसमें जुर्माना लिया जाएगा और अपनी दुकानें चालू करेंगे नियम अनुसार। सरकार ने तंबाकू और बाकी चीज़ें बैन लगा के रखा है, तो ऐसे में कैसे व्यवसाय कर पाएंगे? तंबाकू वगैरह हम नहीं बेचेंगे, हम जो पान बेचते हैं मसाले के, चटनी चंबार के, इस टाइप के पान बेचेंगे। यानी गुटखा और जो राजश्री अभी शासन से मनाही है हमको तंबाकू वमाकू की, बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा। जितने नियम है सरकार के उसके पालन करेंगे। कलेक्टर साहब ने सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक की टाइमिंग दी हुई है। उस टाइमिंग में हम व्यवसाय करेंगे और बाकी जो शासन के नियम है, हाँ जो गाइडलाइन है उसी के हिसाब से धंधे करेंगे। समस्या राजश्री गुटखे की आ रही थी जो प्रतिबंध है। हमको पाउच और उससे कोई मतलब नहीं, गुटखे से मतलब नहीं है। हम सिर्फ पान का व्यवसाय करते हैं, पान का व्यवसाय करेंगे। और जहाँ तक तम्बाकू की जब तक परमिशन हमको गवर्नमेंट से नहीं मिलेगी तब तक हम तम्बाकू का उपयोग नहीं करेंगे। इसी तरह जिला प्रशासन के द्वारा सैलून और पार्लर को भी सशर्त छूट दिए जाने के बाद जिला के शिल्पी सेन नाई समाज ने भी जिला प्रशासन को धन्यवाद प्रेषित करते हुए प्रशासन के नियमों के पालन के तहत ही प्रतिष्ठानों को संचालित करने की बात कही है। मंगलवार की शाम तहसीलदार रामबाबू देवांगन के निर्देशन पर नगर के अन्नपूर्णा मंदिर के समीप स्थित गुड़िया डेयरी में नगरीय प्रशासन के द्वारा छापेमार कार्यवाही करते हुए सिगरेट सहित गुटखा पाउच जब्त करने की कार्यवाही करते हुए दुकान संचालक पर जुर्माने की कार्यवाही की गई है। जबकि कोविड-19 के तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर दुकान संचालक के विरुद्ध प्रशासन कड़ी कार्यवाही करने की बात कह रहा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम मुखबिर द्वारा तहसीलदार रामबाबू देवांगन को सूचना प्राप्त हुई थी कि अन्नपूर्णा मंदिर के समीप स्थित गुड़िया डेयरी के संचालक मनोज जैन के द्वारा कोविड-19 के बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए डेयरी दुकान से सिगरेट, बीड़ी एवं गुटखा पाउच का वितरण किया जा रहा है, जबकि ग्राहकों को महंगे दामों में पाउच का वितरण किया जा रहा है। जिसके बाद तहसीलदार रामबाबू देवांगन के निर्देश पर नगरीय प्रशासन के राजस्व अमले ने दुकान में दबिश देकर सिगरेट, बीड़ी, राजश्री सहित अन्य पाउच बरामद कर उन्हें जब्त किया। इस दौरान नगरपालिका सीएमओ दिनेश बाघमारे सहित राजस्व अमले के कर्मचारी भी मौके पर उपस्थित रहे। कार्यवाही को लेकर नगरपालिका के राजस्व प्रभारी ने बताया कि डेयरी संचालक के द्वारा अपने प्रतिष्ठान से सिगरेट, बीड़ी एवं पाउच का विक्रय किया जा रहा था, जिसकी जानकारी लगने पर आज कार्यवाही कर सामग्री जब्त कर प्रतिष्ठान संचालक के विरुद्ध कोविड-19 के मामले का उल्लंघन करने के तहत कार्यवाही की जा रही है। किस प्रकार की कार्रवाई? वार्ड क्रमांक 21 अन्नपूर्णा मंदिर के सामने में गुड़िया डेयरी संचालक संजय इधर मनोज पिता विमल जैन के यहाँ से सिगरेट, गुटखा और बीड़ी के पाउच मिले, इसकी जब्ती में कार्रवाई की गई है। क्योंकि कोविड-19 के तहत में इसको बंद किया गया है और आगे जहाँ जहाँ पाया जाएगा वहाँ कार्रवाई की है।
4 दिनों के भीतर नहीं मिली तीसरी किश्त की राशि तो कर लेंगे आत्मदाह। जी हां, कुछ ऐसी ही बातें मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस झुग्गी प्रकोष्ठ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने शासन प्रशासन को चेताते हुए कही है। दरअसल मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त की मांग करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही और कांग्रेस झुग्गी प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मकसूद खान ने लॉकडाउन और धारा 144 के दौरान ही कलेक्ट्रेट परिसर में सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया और कलेक्ट्रेट परिसर में ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर धरने पर बैठ। इस दौरान कांग्रेस झुग्गी प्रकोष्ठ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मकसूद खान ने कहा कि 5 अप्रैल 2019 को प्रधानमंत्री आवास योजना के डीएलसी घटक के अंतर्गत हितग्राहियों की पहली किश्त आई थी। आज 1 साल से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन शासन की ओर से योजना की तीसरी किश्त अब तक हितग्राहियों के खातों में नहीं डाली गई है, जिसके चलते हितग्राही काफी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले से हितग्राहियों ने बारिश, ठंड और गर्मी का मौसम झेल लिया है। अब पुनः बारिश का मौसम आने वाला है। हितग्राहियों के सर के ऊपर छत नहीं है, कुछ त्रिपाल डालकर अपना जीवन यापन कर रही हैं, तो कुछ किराए के मकान में रहकर। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान न तो इन हितग्राहियों के पास किराया देने के लिए पैसे हैं और न ही कुछ और साधन, वहीं मकान भी अधूरा है, जिसके चलते हितग्राही काफ़ी मायूस और परेशान हैं। उन्होंने शासन प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 4 दिनों के भीतर शासन के द्वारा हितग्राहियों के खाते में तीसरी किश्त की राशि नहीं डाली गई तो लगभग 10 हितग्राही आत्मदाह कर लेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। 5 अप्रैल को पहली किस्त आई थी 1 साल पहले, और एक साल का अरसा हो गया है। बेचारे ठंड काट ली, गर्मी काट ली और सामने फिर बरसात खड़ी हुई है। तो लोगों ने 2 किस्तें डाली तो छत्ता तक उनने मकान तैयार कर दिए। कुछ लोग झोपड़ा बना के रह रहे हैं, कुछ लोग किराए से रह रहे हैं। ऊपर से लॉकडाउन, लोगों के पास मजदूरी नहीं, पैसा नहीं, क्या करे गरीब आदमी। और अब सामने बरसात है तो कहाँ जाएगा। कम से कम 20-30 हज़ार लोगों ने 1 साल में किराया दिया है मकानों का। ऐसी योजनाओं में भाड़ में जाए, ऐसी योजना कि जो गरीबों को परेशानी हो रही है। हमारा ये है कि अगर इस 4 दिन के अंदर अगर किस्त नहीं डलती तो हम लोगों ने सामूहिक झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ आत्मदाह करेंगे अगर इन गरीबों के साथ न्याय नहीं मिला। और अगर सरकार किस्त डाले तो 1.5 लाख रुपए डाले। ऐसा नहीं कि अगर 50,000 है 1 लाख डाली, 1.5 लाख डाले तो वो अपना मकान कंप्लीट करके और अपना निवास करे। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज़ के साथ। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808 8109853142। कार्यालय दीन बंधु चौक, बालाघाट। बालाघाट जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं होने के कारण इसे ग्रीन जोन में रखा गया है। भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली के आदेशानुसार 18 से 31 मई तक बालाघाट जिले में लागू करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वी प्रकारी ने नए निर्देश जारी किए हैं। जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जिले में सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षण की अनुमति रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट एवं आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य देखभाल करने वाले कार्यकर्ताओं, पर्यटकों सहित फंसे हुए व्यक्तियों को ठहराने तथा क्वारंटाइन सुविधाओं के लिए इन सेवाओं के उपयोग की अनुमति होगी। बस डिपो, रेलवे स्टेशन पर कैंटीन चलाने की अनुमति होगी। रेस्तरां को खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी के लिए किचन चलाने की अनुमति होगी। इसी प्रकार सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, सिनेमा बार एवं ऑडिटोरियम, सार्वजनिक सभागृह आदि सार्वजनिक स्थान पूर्णतः बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन दर्शकों को वहां आने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव एवं अन्य सार्वजनिक जमावड़े प्रतिबंधित रहेंगे। आम जनमानस के लिए सभी प्रकार के धार्मिक तथा पूजा स्थल बंद रहेंगे।
इसी प्रकार धार्मिक समारोह, पूजा आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 7 बजे से सुबह 7 बजे तक के लिए लोगों की आवाजाही कड़ाई से निषिद्ध रहेगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और अन्य बीमारियों से ग्रसित जैसे कैंसर, टीबी, डायबिटीज, गर्भवती महिलाओं एवं 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों का बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे लोग मात्र चिकित्सीय कारणों से आ जा सकते हैं। सभी सार्वजनिक एवं कार्यस्थल पर मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। सार्वजनिक स्थल एवं कार्यस्थल पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा और ऐसे स्थलों पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। विवाह कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और अधिकतम 20 लोगों की कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति होगी। इसी प्रकार अंतिम संस्कार के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि के सेवन की अनुमति नहीं है। दुकानों पर ग्राहकों के बीच 6 फीट की दूरी बनाए रखना होगा और दुकान में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। समस्त कार्यस्थलों, जन सुविधाओं और दरवाजे, हैंडल आदि मानव संपर्क में आने वाली सभी चीज़ों को बार बार सैनिटाइज करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जिले में सभी सैलून, पार्लर प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जा सकते हैं, लेकिन सैलून संचालक किसी भी परिस्थिति में टॉवेल का उपयोग 1 से अधिक व्यक्तियों के लिए नहीं करेगा। सैलून संचालक को डिस्पोजल या टिश्यू पेपर का उपयोग करना होगा। पान की दुकानों को भी प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोला जा सकता है, लेकिन उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को अपने प्रभार वाली क्षेत्र में इन निर्देशों का पालन कराने के लिए इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किया गया है। इनके द्वारा अपने प्रभार वाली क्षेत्र में लॉकडाउन की अवधि में इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने 19 मई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरनापुर का निरीक्षण कर वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रजीगांव चेक पोस्ट में की जा रही स्वास्थ्य जांच का भी निरीक्षण किया। सीएचएमओ डॉक्टर पांडे ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरनापुर के निरीक्षण के दौरान कोविड-19 संबंधित समस्त आवश्यक होने वाली रिपोर्टिंग, ग्राम में होने वाले अस्वस्थ व्यक्तियों के सर्वे, कोरोना संदिग्ध मरीजों के सैंपल, कोविड विस्क से मरीजों के सैंपल लेने की पूरी प्रक्रिया का मॉक टेस्ट करवाया तथा उपस्थित होने वाले आरबीएस के डॉक्टर से सैंपल लेने की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। कोविड विस्क का मुख्य उद्देश्य संदिग्ध कोरोना मरीजों का सैंपल अत्यंत सावधानी पूर्वक लेना है। सैंपल लेने वाले व्यक्ति की सुरक्षा के मद्देनजर इस विस्क का उपयोग किया जाता है, जिसमें सैंपल लेते समय सैंपल लेने वाला व्यक्ति विस्क के अंदर होता है तथा ग्लव्स के माध्यम से किट के द्वारा सैंपल लिया जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने इस दौरान प्रतिदिन रजीगांव बॉर्डर से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी की समीक्षा की तथा अस्वस्थ व्यक्तियों के सर्वे का कार्य पूरी सावधानी एवं जिम्मेदारी से करने के निर्देश दिए। डॉक्टर पांडे ने रजीगांव चेक पोस्ट पर बाहर से आने वाले मजदूरों की स्वास्थ्य जांच के कार्य को भी देखा और कर्मचारियों को पूरी सावधानी के साथ जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जांच में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए। इस दौरान उनके साथ आयुष चिकित्सक अंकित असाटी, किरनापुर के बीएमओ डॉक्टर उमेश डाहटे, बीपीएम विजयानंद मेश्राम, बीसीएम उमेश सोनेकर, फार्मासिस्ट चंद्रशेखर राहंगडाले, डाटा एंट्री ऑपरेटर नितिन मेंढेकर, प्रमोद धनेन्द्र, होमेंद्र उपस्थित थे। नगर मुख्यालय के गर्रा वनगंगा पुल से गायखोरी गोंगलई बाईपास सड़क की हालत जर्जर हो गई है। इस मार्ग पर बनी पुलिया की मिट्टी धसकने लगी है, इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। सड़क से डामर भी उखड़ने लगा है, इससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों की आवाजाही से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, लेकिन सड़क मरम्मती की ओर प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है, जिसको लेकर मंगलवार को कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। गौरतलब हो कि करीब 4 वर्ष पूर्व गर्रा वैनगंगा पुल के समीप से जागपुर घाट गायखोरी होते हुए बाईपास रोड का निर्माण किया गया, लेकिन जंगल मार्ग में रोड काफी सकरी होने से एक साथ 2 वाहन नहीं निकल पाते हैं। रोड किनारे साइड शोल्डर नहीं डाले जाने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस मार्ग से बाइक व छोटे वाहनों का आवागमन भी अधिक होता है। गायखोरी में पटवारी प्रशिक्षण केंद्र से जागपुर घाट तक रोड खराब होने लगी है। इस मार्ग पर कृषि उपज मंडी, पटवारी प्रशिक्षण केंद्र, सेंट्रल ग्रामीण बैंक प्रशिक्षण केंद्र होने से लोगों की आवाजाही अधिक रहती है। दूरी बचाने इस मार्ग से आवागमन गर्रा से गोंदिया की ओर जाने वाले व गोंदिया रोड से लालबर्रा वारासिवनी की ओर जाने वाले बाइक चालक व जीप वाले इस मार्ग से दूरी बचाने आवागमन करते हैं।
इस मार्ग से जाने से करीब 2 किलोमीटर का चक्कर बच जाता है और सड़क भी खाली मिलती है, लेकिन सड़क जर्जर होने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं बीते कुछ दिनों से नई यातायात व्यवस्था के तहत नगर के गौरव पथ मोती तालाब से होते हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने से गोंगले के लिए बड़े वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है, जिसके चलते यह सड़क पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग ने मार्ग पर मुरुम डालकर यहां के रहवासियों की मुसीबत को और बढ़ा दिया है, जिसके चलते यहां दिन भर धूल का गुबार दिखाई देता है। कभी नगर के रहवासियों के लिए मॉर्निंग वॉक सहित इवनिंग वॉक करने के लिए सबसे अच्छी मानी जाने वाली इस सड़क में धूल के गुबार दिख रहे हैं, जिसके चलते यहां के रहवासियों सहित राहगीरों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आक्रोशित वार्डवासियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए कार्यवाही की मांग की है। मामले में वार्डवासी प्रेमलाल लिल्हारे ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेश पर पॉलिटेक्निक कॉलेज जागपुर घाट होते हुए भारी वाहनों की आवाजाही शुरू की गई, जबकि उस मार्ग पर रोड ही नहीं है, जगह जगह गड्ढे बन गए हैं और ऐसे में भारी वाहनों के प्रवेश के चलते सड़क चलने लायक नहीं बची है और ट्रकों की आवाजाही के साथ ही रात दिन धूल के गुब्बारे उड़ते रहते हैं। उन्होंने रोड की तुरंत मरम्मत कराए जाने और उसे आवाजाही के लायक बनाए जाने की मांग की है। समस्या ये है कि हमारा जो पॉलिटेक्निक से जागपुर घाट तक जो रोड जाता है उसमें अभी विगत 3 माह हो गए तो 20 चक्का 18 चक्का बड़े बड़े वाहन जा रहे हैं। पहले छोटे वाहन जाते थे, वहाँ रोड है नहीं है, रोड पूरी ख़त्म हो चुकी है और उस रोड में इन्हें मिट्टी डाल दिया, मुरम के जगह मिट्टी डाल दिया। तो बड़े बड़े जो वाहन जा रहे हैं, वाहन जाने के कारण पूरा मोहल्ले पर धूल उड़ती है, इसलिए आजू बाजू के रहने वाले को रहना दूभर हो गया है। उस रोड से गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है, मौके पर रोड नहीं दिख रही है। तो हमारा कहना ये कि रोड बना ली जाए, वाहन चला ही रहे हैं, शहर के वाहन तो जाएंगे ही, तो अगर वाहन कहीं से साधन नहीं है जाने आने के तो वहाँ रोड बना ली जाए और रोड बना के वाहन चलाए जाए। अच्छा, ऐसे ही आलम रहा। ज्ञात हो कि नगर में भारी यातायात को कम करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने इस मार्ग का चुनाव किया था, जिसके बाद इस मार्ग से भारी वाहनों के आवागमन के लिए 7 दिनों का ट्रायल लिया गया और उसके बाद इस मार्ग को रोजाना उपयोग में लाया जा रहा है, जिसके चलते यह मार्ग अब जर्जर हो चुका है। सरपंच पति द्वारा शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग करने के मामले को लेकर मंगलवार को तहसीलदार प्रीति चौरसिया ने ग्राम पंचायत मेहंदीवाड़ा के ग्राम पंचायत भवन और ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स के कमरा नंबर 4 को सील कर दिया है। वहीं पंचायत भवन के कमरे में रखी हुई शक्कर का सैंपल खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा लेकर जाँच की जा रही है। तहसीलदार प्रीति चौरसिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीणों से शिकायत मिली थी कि ग्राम पंचायत मेहंदीवाड़ा सरपंच कल्पना कुम्भारे के पति किशोर कुम्भारे द्वारा ग्राम पंचायत भवन व पंचायत द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स के कमरे का अपने निजी उपयोग के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत के बाद मंगलवार की शाम को खाद्य विभाग बालाघाट व राजस्व विभाग की टीम के साथ वह ग्राम पंचायत मेहंदीवाड़ा पहुंची थी और उन्होंने पंचायत भवन का ताला खुलवाकर शिकायत की पुष्टि की तो पंचायत भवन के हॉल में 50 किलोग्राम वाली 700 बोरी शक्कर रखी पाई गई। वहीं वार्ड नंबर 17 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नंबर 4 में भी 50 किलोग्राम वाली 80 बोरी रखी पाई गई। उन्होंने बताया कि इस शक्कर के बारे में जब सरपंच पति किशोर कुम्भारे से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि वह शक्कर का होलसेल विक्रय का कार्य पिछले 1.5 वर्षों से कर रहे हैं। यह शक्कर उन्होंने छिंदवाड़ा से 16 मई को बुलवाई है, जिसके बिल भी उनके द्वारा पेश किए गए, लेकिन वह पंचायत भवन व कॉम्प्लेक्स के कमरे में शक्कर के बोरे रखने के संबंध में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए, जिसके बाद पंचायत भवन व कॉम्प्लेक्स के कमरे को सील कर दिया गया है। इस पूरे मामले का प्रकरण बनाकर एसडीएम वारासिवनी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर एसडीएम साहब ही निर्णय लेंगे। द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि पंचायत भवन में किसी के द्वारा यहाँ पे शक्कर रखी हुई है। यहाँ आकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम के साथ हमारे द्वारा जांच की और जांच में यह पाया गया कि यह शक्कर जो है ये यहाँ जो सरपंच हैं उनके द्वारा खुद के व्यापार के लिए रखी गई है। चूँकि प्रथम दृष्टया पंचायत भवन का स्वयं के व्यापार के लिए दुरुपयोग करना पाया जाता है, इसलिए इसका प्रकरण बनाकर अनुविभागीय अधिकारी की ओर प्रेषित किया जाएगा। सर मैडम कितनी शक्कर थी और अभी अपने सील किया गया है क्या? 700 बोरी शक्कर यहाँ थी और 80 बोरी शक्कर पंचायत के कॉम्प्लेक्स में भी रखी गई है, तो इसको सभी को सील करके एसडीएम सर के यहाँ प्रकरण भेजा जाएगा। मैम क्या जांच करी आपकी टीम ने?
वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी वाई के डोंगरे ने बताया कि ग्राम पंचायत मेहंदीवाड़ा में शक्कर रखी होने की जानकारी मिलने के बाद तहसीलदार वारासिवनी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी संध्या मार्को के साथ मेहंदीवाड़ा पहुंचे थे, जहां पर शासकीय भवन व कमरे में शक्कर रखी पाई गई, जिसे तहसीलदार वारासिवनी द्वारा सील कर दिया गया है। सरपंच के पास खाद्य सामग्री खरीदने बेचने का लाइसेंस है, जो जनवरी 2020 में बनाया गया है, जबकि उसके द्वारा पिछले 1.5 वर्षों से होलसेल का कार्य करने की बात बताई गई है। पंचायत भवन व कॉम्प्लेक्स के कमरे में रखी गई शक्कर के बिल उनके पास हैं, जो जीएसटी पैड सहित हैं। डोंगरे ने बताया कि एसडीएम वारासिवनी द्वारा यदि शासकीय संपत्ति के दुरुपयोग के मामले पर कोई कार्रवाई की जाती है तो लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में व्यापारी का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। फिलहाल तो एसडीएम वारासिवनी के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। वारासिवनी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 इलाके में आबकारी विभाग की टीम ने दबिश देकर बड़ी कार्रवाई की है। 18 मई की सुबह बैगा मोहल्ले में पहुंची आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारकर बड़ी तादाद में छुपाकर रखे गए कच्ची शराब बनाने में प्रयोग किए जाने वाले महुआ लहान को नष्ट कर दिया है। वहीं बड़ी मात्रा में कच्ची शराब भी जब्त की है। आबकारी अधिकारी एमडी सूर्यवंशी के नेतृत्व में की गई उक्त कार्यवाही में जिले के अन्य स्थानों की आबकारी टीम व स्थानीय पुलिस भी शामिल रही। सहायक जिला आबकारी अधिकारी एमडी सूर्यवंशी ने बताया कि वारासिवनी के बैगा मोहल्ला क्षेत्र में बड़ी मात्रा में कच्चे शराब के निर्माण व अवैध बिक्री की सूचना लगातार मिल रही थी, जिस पर आज कार्यवाही करते हुए लगभग 3200 किलोग्राम महुआ लहान को नष्ट कर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई है। कार्यवाही के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने हेतु जिले के अलग अलग जगहों की आबकारी टीम व स्थानीय पुलिस टीम को भी कार्यवाही में शामिल किया गया था। बताया जा रहा है कि कार्यवाही के लिए पहुंची आबकारी टीम के भारी टीम को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया था। लगभग 1 घंटे चली उक्त कार्यवाही में मोहल्ले में स्थित कई घरों की तलाशी ली गई। बाइट। गौरतलब है कि बैगा मोहल्ला से कुछ ही दूरी पर शासकीय टिहलीबाई स्कूल है। वहीं आसपास रिहायशी क्षेत्र होने के बावजूद यहां सालों से कच्ची महुआ शराब का अवैध कारोबार बिना किसी रोक टोक के चल रहा है। इतना ही नहीं, कच्ची शराब बनाने इस्तेमाल किए जाने वाले महुए को सड़ाया जाता है, जिसकी दुर्गंध से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं और जिम्मेदारों की लापरवाही से आज तक यह दंश झेलने मजबूर हैं। जानकारी के अनुसार आदिवासी समाज को शासन द्वारा लगभग 5 लीटर कच्ची शराब बनाने की छूट दी गई है। वहीं आदिवासी समाज के लोगों के विकास व आदिवासी संस्कृति को संरक्षित रखने हेतु शासन द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन सब के बावजूद रोजगार के नाम पर वार्ड नंबर 4 स्थित बैगा मोहल्ला क्षेत्र में कच्ची शराब का यह अवैध कारोबार विगत कई वर्षों से अनवरत जारी है और जिम्मेदार होली दिवाली जैसे त्योहारों के बीच औपचारिक कार्यवाही कर अपने कर्तव्यों की तिश्री कर लेते हैं, जिसके चलते नशे का यह अवैध कारोबार करने वाले लोगों के हौसले बुलंद हैं। जो महुआ और अपने शराब जो मिली थी उसे जब्त की गई है कि नष्ट कर दी गई है? नहीं, महुआ लहान तो नष्ट हो जाता है। शराब सर कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है? लावारिस लगभग। अच्छा, कुछ लोगों के घर से भी बरामद हुई, उन घर वालों के साथ कार्रवाई घर पे कोई मिलता नहीं मिलता। घर पे वीडियो है सब लोगों के पास में कि घर से भी जब्त हुई है कई लोगों। नहीं मिलती है पर घर पे आदमी नहीं मिलता। अच्छा, तो घर में किसका ये पतासाजी करने के बाद कार्रवाई करेंगे? हाँ करेंगे। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 2 दिन पूर्व हुए हत्या के मामले का खुलासा। अंकित मेश्राम की हत्या के मामले का किया पुलिस ने खुलासा। प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी अंकित मेश्राम की हत्या। हत्या के मामले में अंकित की पत्नी सहित 2 आरोपी धराए। 17 मई प्रातः शंकर घाट के समीप स्थित एक नाले में मिला था मृतक अंकित का शव। 35 वर्षीय व्यक्ति ने क्वारंटाइन सेंटर में मचाया उत्पात। आयुष विंग के क्वारंटाइन सेंटर में की तोड़फोड़। अपनी गर्भवती पत्नी के साथ क्वारंटाइन में था रम्मू। 2 दिनों से क्वारंटाइन सेंटर से भागने की फिराक में था रम्मू। कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षा कर्मियों ने पकड़कर किया कमरे में बंद। हवा तूफान में पुलिस की तीसरी आंख हुई खराब। अब इलाज करेगा पुलिस विभाग। 50 लोकेशन में लगे हैं 309 सीसीटीवी कैमरे। 11 कैमरों में आई खराबी पर होगा सुधार। पुलिस ने किया है पत्राचार। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।